नमस्कार, प्रदेश प्राइम में आपका स्वागत है। बात हो रही है राज्यसभा चुनाव 2026 की। मामला मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश ने दिल्ली तक हिला रखी है। मीनाक्षी नटराजन विवाद, मध्य प्रदेश में बदलता राष्ट्रीय समीकरण। क्या है समीकरण? देश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा सिर्फ एक है। राज्यसभा की कुछ सीटों की नहीं है, बल्कि उस बदलते शक्ति संतुलन की है जो आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति की दिशा दशा तय कर सकता है। सवाल कई है। क्या थोड़ा सा इसके पीछे चलना होगा हमें? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने वाला इंडिया गठबंधन अब अंदरूनी संकट का शिकार हो रहा है? क्या राज्यसभा में एनडीए धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच रहा है जहां बड़े और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना पहले आसान हो जाए? और आखिर क्यों मध्य प्रदेश एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रहा है? सवाल बहुत है और इन्हीं सवालों का जवाब समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जी हां, 2024 में मजबूत दिखा था इंडिया गठबंधन। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को कड़ी चुनौती दी थी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, शिवसेना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी और कई क्षेत्रीय दलों के साथ गठित इस मोर्चे ने लगभग 234 सीटें हासिल की थी। उस समय यह माना जा रहा था कि देश में दो ध्रुवीय राजनीति का नया दौर शुरू हो गया है और भाजपा के सामने एक मजबूत विपक्ष तैयार हो चुका है। लेकिन चुनाव के बाद तस्वीर धीरे धीरे बदलती गई। सहयोगी दलों के बीच की दूरी, समय के साथ इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद सामने आने लगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई राज्यों में तालमेल कमजोर दिखा। डीएमके ने कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना अलग रुख अपनाया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं। कई क्षेत्रीय दलों को यह महसूस होने लगा कि कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पा रही है। यानी जिस गठबंधन का उद्देश्य भाजपा के खिलाफ एकजुटता दिखाना था, वही गठबंधन अब अपने भीतर संतुलन बनाने की चुनौती से जूझता दिखाई दे रहा था। लगातार चुनावी हार ने बढ़ाई चिंता। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी जैसे कई राज्यों में मिले चुनावी झटकों ने विपक्षी दलों को आत्मविश्वास पर असर डाला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह भी है कि लगातार हार का असर केवल सीटों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे सहयोगी दलों के बीच भी नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगते हैं। यही कारण है कि अब कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के भविष्य पर चर्चाएं भी तेज हो गई है। अब आया राज्यसभा चुनाव का मोड़। 18 जून को 12 राज्यों में चुनाव 26 सीटों के लिए होना है। अधिकांश राज्यों में संख्या बल के कारण परिणाम लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा राजनीतिक दिलचस्पी पैदा की है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को उम्मीदवार बनाया। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा था। अभी मामले को स्पष्ट होना जरूर बाकी है, क्योंकि फैसला चुनाव आयोग के पास है। शुरुआत में मुकाबला सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन नामांकन प्रक्रिया के दौरान पूरा घटनाक्रम बदल गया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद फिर एक विवाद ने नया मोड़ लिया। जांच के दौरान चुनाव अधिकारियों ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया। भाजपा का आरोप था कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में हैदराबाद, तेलंगाना की अदालत में लंबित एक मामले की जानकारी नहीं दी। इसमें जब बात की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने क्या कहा, इस पूरे विषय पे आप खुद सुन लीजिए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्हें एक्सेप्ट किया। और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए
कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था। मुझे एक चीज बताइए, हमारे विधायक तो सब यहीं थे, अगर उनकी पार्टी में उनका आपस सामंजस्य नहीं है, विद्रोह है, और उनके आधे विधायक अगर नहीं जा रहे हैं उनके साथ, तो ये गलती तो कांग्रेस की है। कांग्रेस बताए कि उन्होंने ये चूक क्यों की। आखिर ऐसी कौन सी लड़ाई थी कि इतनी बड़ी अपनी राष्ट्रीय नेता का फॉर्म ही रिजेक्ट करवा दिया। इसके बाद कांग्रेस ने सीधा निशाना भाजपा पर साधा, राजनीतिक दबाव और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि केवल एक उम्मीदवार का मामला नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी हमला है। यदि ये फैसला आता है तो आपके आने वाली भावी पीढ़ी भी वोट देने में सक्षम नहीं रहेगी। ये भी बात है, सुन लेते हैं बात क्या कहा जीतू पटवारी ने। आज ही हम निर्वाचन आयोग भी जा रहे हैं अभी रात में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इस पूरे संदर्भ में पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका लीगल जो भी प्रोसेस है वो कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के कैंसर में मध्य प्रदेश को लोटपोट कर दिया है। ये जड़ मूल से जब तक समाप्त नहीं होगा तो अगली बार आपकी भावी पीढ़ी भी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। मीडिया के साथियों की भी भावी पीढ़ी वोट डालने लायक नहीं बचेगी। यदि अगर बात की जाए मीनाक्षी नटराजन की, तो अदालत की ओर से केवल नोटिस जारी किया गया था और सुनवाई शुरू करने के लिए लेकर जवाब मांगा गया था। मामला इतना बड़ा नहीं है, फिर भी अगर चुनाव आयोग ने अगर फैसला दिया है तो कहीं ना कहीं बात गंभीर हो सकती है। यानी अब पूरा विवाद केवल राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी बहस का विषय बन गया। कांग्रेस की चिंता केवल इस चुनाव तक सीमित नहीं, दरअसल कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास भी इस पूरे घटनाक्रम को संवेदनशील बनाता है। साल 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने और ज्योतिरादित्य सिंधिया के 22 विधायकों के साथ भाजपा में जाने का अनुभव भी कांग्रेस नहीं भूली है। भाई कांग्रेस डरे भी क्यों ना, क्योंकि पूर्व में जो अनुभव थे वो अलग ही थे। इंदौर का वो पल जब अक्षय कांति बम ने भी नामांकन वापस लिया था। इस कारण पार्टी इस बार अतिरिक्त सतर्कता दिखा रही है। संभावित क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए कांग्रेस ने अपने विधायकों को राज्य से बाहर भेजने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इस कदम ने भी यह संकेत दिया कि पार्टी अपने विधायकों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रही थी। क्या फायदा होगा भाजपा को? यदि राज्यसभा में एनडीए की संख्या लगातार बढ़ती है तो केंद्र सरकार की कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना आसान हो जाता है। महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधान का क्रियान्वयन, परिसीमन, चुनाव सुधार और अन्य बड़े राजनीतिक फैसले पर सरकार अधिक आक्रामक रुख अपना सकती है। यानी राज्यसभा में संख्या बढ़ाना केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बल्कि नीति निर्माण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों? इन सब घटनाक्रमों को लेकर के मध्य प्रदेश ही इतना कैसे चर्चित रहता है? मध्य प्रदेश पहले भी राष्ट्रीय राजनीति के कई बड़े घटनाक्रम का केंद्र बन गया। 2020 में कमलनाथ सरकार का पतन, 2023 में भाजपा की बड़ी जीत, अब राज्यसभा चुनाव का विवाद, इन सभी कारणों से मध्य प्रदेश राजनीति का असर सीधे दिल्ली की सत्ता तक महसूस किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इंडिया गठबंधन अपने भीतर के मतभेदों को दूर कर पाएगा? क्या कांग्रेस अपने सहयोगियों का विश्वास बनाए रख पाएगी? क्या भाजपा राज्यसभा में अपनी ताकत और बढ़ाने में सफल होगी? और क्या मीनाक्षी नटराजन का मामला आने वाले दिनों में कानूनी और राजनीतिक संघर्ष का नया अध्याय बनेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार राज्यसभा चुनाव केवल सीटों का नहीं बल्कि बदलती राष्ट्रीय राजनीति का संकेत बन चुका है और इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र एक बार फिर खड़ा है मध्य प्रदेश। राजनीति में घटनाएं अचानक नहीं होती, उनके पीछे संख्या, रणनीति और समय का गणित भी काम करता है और इस समय उस गणित का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय लिखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। क्या वाकई में मीनाक्षी नटराजन तीसरी सीट पर चुनाव लड़ेगी? सवाल अब भी बरकरार है। आने वाले समय में क्या फैसला होता है ये हम आप पर छोड़ते हैं। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी मजबूती के साथ में राज्यसभा चुनाव का ये दंगल लड़ने जा रही है।
देखने वाली बात यह कि क्या इस दंगल लड़ने से पहले ही कांग्रेस हार चुकेगी, क्या कांग्रेस का जो नामांकन वापस हुआ है वो यथावत रहेगा। देखते रहें राजीव टाइम्स, बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं राकेश राठौर, धन्यवाद। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े, अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक।